हटा दीजिएगा, कमेंट हटा दीजिए यहां से। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत, शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए, मुंह बंद कर लीजिए। आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग अगले चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, और जिस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं वह चैप्टर है चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में जो हम लोगों को पढ़ना है वह आपको 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह। देखिए, जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह को अगर हम लोग देखें तो 1857 का विद्रोह तो तत्काल कोई प्रभाव नहीं डाल सका, लेकिन इस विद्रोह ने एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला। और इस विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो इस विद्रोह ने जहां भारत के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया, इस विद्रोह ने भारत के लोगों के मन से थोड़ा बहुत भय को खत्म किया। अंग्रेजों को लेकर भारत के लोगों के मन में जो भय था उसको इस विद्रोह ने थोड़ा बहुत खत्म किया। खत्म तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा बहुत जो है खत्म निश्चित तौर पर किया। तो जो 1857 का विद्रोह है, इस विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो इसको जो है मूलतः हम लोग चार भाग में बांटकर पढ़ेंगे। एक तो सबसे पहला है विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति, विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति। फिर दूसरा है विद्रोह का प्रसार और नेतृत्वकर्ता, प्रसार नहीं, इसके बाद दूसरा होगा विद्रोह का कारण, सॉरी, दूसरा होगा आपको विद्रोह का कारण, विद्रोह किस वजह से हुए, विद्रोह किस वजह से हुए। और फिर तीसरा होगा आपको प्रसार और नेतृत्वकर्ता, प्रसार और नेतृत्वकर्ता, प्रसार और नेतृत्वकर्ता। और फिर चौथा होगा असफलता के कारण और परिणाम, असफलता के कारण और परिणाम। आखिरकार यह विद्रोह असफल हुआ, असफल होने के बाद इसके जो कुछ परिणाम है उस परिणाम को हम लोगों को देखना है। तो 1857 के विद्रोह को यही चार भाग में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके स्वरूप या प्रकृति को देखेंगे, फिर विद्रोह के कारण को देखेंगे, विद्रोह किस कारण से हुए हैं, फिर प्रसार और नेतृत्वकर्ता को देखेंगे, और फिर यह विद्रोह भारतीयों के संदर्भ में असफल रहा है तो भारतीयों के संदर्भ में जो असफल रहा है और इसके जो परिणाम निकल करके सामने आए हैं इसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। इस विद्रोह से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इस विद्रोह से संबंधित जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए और जहां से निश्चित तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं, वह है आपको प्रसार और नेतृत्वकर्ता। वह क्या है? आपको प्रसार और नेतृत्वकर्ता। मतलब 1857 के विद्रोह को किस क्षेत्र से किसने नेतृत्व किया, साथ ही साथ इस विद्रोह को किस क्षेत्र में किस व्यक्ति ने दबाया, ये सब चीज जो है परीक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और जो 1857 का विद्रोह है, 1857 के विद्रोह को अगर हम लोग देखें तो इस विद्रोह का प्रभाव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इस विद्रोह का प्रभाव जो है भारत के बाहर भी देखने को मिलता है। इस विद्रोह का प्रभाव भारत के बाहर भी देखने को मिलता है और बहुत सारी बातें
ऐसी होंगी इस विद्रोह से संबंधित जो आप नहीं जानते होंगे, जो आप पहली बार जानेंगे। और जहां तक नोट की सवाल है, नोट में एक भी एरर नहीं है, एक भी एरर थ्योरी में नहीं हो सकता है, समझ गए, एक भी एरर थ्योरी में नहीं हो सकता है। इस बात का हम पूर्णतः भरोसा दे सकते हैं आपको, एक तनिक भी एरर नहीं हो सकता। वर्ड मिस्टेक हो सकता है, हर्षिकार के जगह दुर्गीकार, दुर्गीकार के जगह हर्षिकार, लेकिन आपको डाटा में कोई एरर नहीं है, ठीक है, डाटा में कोई एरर नहीं है। और 1 2 3 4 तक जो है हम बिना करेक्शन का आपको दे दिए थे, जिस वजह से एरर रह गया था, लेकिन इतना भरोसा देते हैं आगे जब भी आपको 5वां चैप्टर या इसके बाद का नोट मिलेगा, उसमें एक भी तनिक भी एरर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और बहुत सारी बातें जो है आपको एकदम नया नया मिलेगा। अगर आप नोट लिए होंगे, नोट अगर आप पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। अब देखिएगा 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति, 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति, आखिरकार ये कैसा विद्रोह था? ये सिपाही विद्रोह था, ये भारत का स्वतंत्रता आंदोलन था, ये राष्ट्रीय विद्रोह था, ये सिपाही विद्रोह था, या अन्य क्या था, नहीं था? इसको लेकर के जो है विद्वानों के बीच मतभेद है, विद्वानों के बीच विवाद है। कोई इसे सिपाही विद्रोह कहता है, कोई इसे राष्ट्रवादी आंदोलन कहता है, कोई इसे स्वतंत्रता आंदोलन कहता है, कोई इसे स्वतंत्रता आंदोलन कहता है। तो जो 1857 के विद्रोह का स्वरूप या प्रकृति है, इसके स्वरूप या प्रकृति को लेकर जो है विद्वानों के बीच विवाद है। अब 2 4 5 10 विद्वान का जो स्टेटमेंट है, इस विद्रोह के संदर्भ में उस स्टेटमेंट को समझ बूझ करके जो है हम लोगों को याद कर लेना है। इसके बाद इस विद्रोह के कारण की जब आप तहकीकात करेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस विद्रोह के कुछ सामाजिक कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे, कुछ आर्थिक कारण थे, समझिए कुछ आर्थिक कारण थे, तो तमाम कारण थे, और साथ ही साथ सैन्य कारण थे, और इसके अलावे जो है आपको तत्कालिक कारण थे, तत्कालिक कारण थे। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैन्य कारण और तत्कालिक कारण, सबकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। इसके बाद इस विद्रोह के प्रसार को जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि इस विद्रोह का जो प्रसार है पूरे भारतवर्ष में नहीं हुआ है। भारत का जो मध्य भाग है, भारत का जो मध्य भाग है, और भारत का जो थोड़ा बहुत पश्चिमी भाग है, और भारत का जो थोड़ा बहुत पूर्वी भाग है, बस इतना दूर ही यह विद्रोह प्रसारित रहा है। अदरवाइज अगर आप दक्षिण भारत को देखेंगे तो दक्षिण भारत इस विद्रोह से पूर्णतः अछूता रहा था, दक्षिण भारत पूर्णतः इस विद्रोह से अछूता रहा था। और अगर राज्यों के संदर्भ में हम लोग देखें तो राज्यों के संदर्भ में यह विद्रोह सबसे ज्यादा प्रभावित जिस राज्य को किया था उस राज्य का नाम था उत्तर प्रदेश। यह विद्रोह सबसे ज्यादा प्रभावित जिस राज्य को किया था उस राज्य का क्या नाम था आपको? उत्तर प्रदेश। और अगर बिहार की हम लोग बात करें तो बिहार भी इस विद्रोह से अछूता नहीं रहा था, बिहार भी इस विद्रोह से अछूता नहीं रहा था। लेकिन बिहार का भी पूरा का पूरा बिहार अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा बिहार जो है इस विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। बिहार के कुछ क्षेत्र जैसे आपको दानापुर हो गया, जगदीशपुर हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये तमाम क्षेत्र जो है इस विद्रोह से प्रभावित रहा था, और क्षेत्र जो है इस विद्रोह से बहुत ज्यादा प्रभावित आपको नहीं रहा था। फिर आपको अलग अलग क्षेत्रों में इस विद्रोह का नेतृत्व अलग अलग राजनेताओं ने प्रदान किया था। इसके बाद जो है अलग अलग सेनापतियों ने इस विद्रोह को अलग अलग क्षेत्र में दबाने का काम किया। इसके बाद यह विद्रोह भारत के संदर्भ में असफल इसलिए रहा क्योंकि भारत की बात की जाए तो भारत के लोगों ने इस विद्रोह को लेकर जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया था उस लक्ष्य को भारत के राजनेता पूरा नहीं कर पाए थे। यही कारण है कि यह विद्रोह असफल रहा, और इसके परिणाम स्वरूप कई सारी घटनाएं घटित हुई है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो कई सारी घटनाएं घटित हुई है उसकी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो मूलतः यही 3 4 5 भाग में बांटकर जो है 1857 के विद्रोह को हम लोगों को पढ़ना है। अब समझिएगा कुछ बातें। 1857 का जो विद्रोह था और इसके जो नेता थे, 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, नाना साहब, जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह, ये सभी जो है इस विद्रोह के नेता थे। और इस विद्रोह के जो ये तमाम नेता थे, इन नेताओं का अपना अलग अलग स्वार्थ छिपा हुआ था, सबका अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। और आप इस बात को दिमाग में बैठा ले कि कोई भी निस्वार्थ की भावना से इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था। निस्वार्थ की भावना से जो है कोई भी राजनेता इस विद्रोह में भाग नहीं लिया था।
चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वीर कुंवर सिंह हो। वीर कुंवर सिंह की जमींदारी छीन गई थी, इसलिए वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में भाग लिया। नाना साहब को अंग्रेजों ने पेंशन देना बंद कर दिया था, इसलिए नाना साहब ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया। बेगम हजरत महल जो कि लखनऊ के बेगम थी, उनसे अवध और लखनऊ का क्षेत्र छीन लिया गया था, इसलिए वो 1857 के विद्रोह में भाग ली। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इसलिए विद्रोह में भाग ली क्योंकि उनसे झांसी का क्षेत्र छीन लिया गया था, क्योंकि उनसे झांसी का क्षेत्र छीन लिया गया था। यानी कुल मिलाकर के 1857 के विद्रोह को आप देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के नेताओं का अपना अलग अलग लक्ष्य था। किसी को पेंशन प्राप्त करना था, तो किसी को झांसी प्राप्त करना था, तो किसी को लखनऊ प्राप्त करना था, तो किसी को जमींदारी प्राप्त करनी थी। तो 1857 के विद्रोह के जो नेता थे उनका अपना अलग अलग लक्ष्य था, उनका अपना अलग अलग लक्ष्य था। किसी भी नेता का लक्ष्य एक नहीं था, जो इस विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। इस विद्रोह की असफलता का सबसे बड़ा कारण बना। ऐसे इस विद्रोह की असफलता के कई सारे और भी कारण है, तो उन कारणों की चर्चा जो है आगे हम आपके साथ करेंगे। लेकिन आप इस बात को ध्यान में रखेंगे हमेशा के लिए कि 1857 के विद्रोह के जो भी राजनेता थे उनका अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था, उनका अपना अपना स्वार्थ छिपा हुआ था। हर किसी का अपना लोभ था। इसी वजह से 1857 के विद्रोह में जो है अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया, या अलग अलग लोगों ने जो है आपको भाग लिया, अलग अलग लोगों ने भाग लिया। अब देखिएगा, इस विद्रोह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि आपको सीधे तौर पर और निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। तो 1857 के विद्रोह से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, सबसे पहले हम उसी की चर्चा कर देते हैं और इन चीजों पर हम आपके साथ आएंगे। लेकिन उससे पहले 1857 के विद्रोह से संबंधित जो कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, जैसे 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था, 1857 के विद्रोह का जो प्रतीक चिन्ह था वह था आपको रोटी और कमल का फूल। रोटी और कमल का फूल, रोटी और कमल का फूल। और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल का फूल जिस व्यक्ति ने घोषित किया था उसका नाम था गुरुदास बाबा। गुरुदास बाबा, गुरुदास बाबा। ये गुरुदास बाबा कौन थे? तो गुरुदास बाबा के विषय में कहा जाता है कि 1857 के विद्रोह के एक नेता थे जिन्होंने कानपुर के क्षेत्र से 1857 के विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। उनका नाम था नाना साहब। नाना साहब, नाना साहब, नाना साहब के ही गुरु थे। नाना साहब के ही गुरु थे गुरुदास बाबा। और गुरुदास बाबा ने ही 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल को निर्धारित किया। रोटी और कमल को निर्धारित किया। इसके बाद 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो इसमें महिला की भी भागीदारी रही है। महिला की भी भागीदारी इस विद्रोह के अंतर्गत जो है आपको रही है, और यह प्रथम विद्रोह है जिसमें महिलाओं की भागीदारी रही है। कई सारी महिलाओं ने, महिला दास्ताओं ने 1857 के विद्रोह में भाग लेने का काम की। जैसे महिलाओं में नाम ले लीजिए ना, लक्ष्मीबाई हो गई, अजीजन बाई हो गई, महावीरी देवी हो गई। ये तमाम महिलाएं थी जो 1857 के विद्रोह में जो है आपको पार्टिसिपेट की थी, अर्थात जो है आपको भाग ली थी। तो इस विद्रोह में महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही, महिलाओं की भी सक्रिय भागीदारी रही। इसके बाद इस विद्रोह के समय भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, मतलब भारत के वायसराय कौन थे, भारत के बादशाह कौन थे, ये सब चीज भी जो है आपको याद रखना चाहिए। भारत के सेनापति कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, विरोधी दल के नेता कौन थे, ये भी 4-5 फैक्ट है जो कि आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। तो जब 1857 का विद्रोह हुआ था
तो उस समय भारत के भीतर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। और कंपनी के शासन के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। और इस विद्रोह के होने तक भारत में मुगलों का शासन था, इस विद्रोह के होने तक भारत में मुगलों का शासन था, भारत में मुगलों का शासन था। और उस समय अगर हम लोग मुगल बादशाह की बात करें तो उस समय मुगल बादशाह हुआ करते थे बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय हुआ करते थे। वही इस समय अगर बात की जाए ब्रिटेन की, तो इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे लॉर्ड विंस्काउट पामस्टर्न, लॉर्ड विंस्काउट पामस्टर्न हुआ करते थे। तो इसको एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं पामस्टर्न ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इसके बाद इस समय विरोधी दल के नेता ब्रिटेन में हुआ करते थे डिजरेली, विरोधी दल के नेता कौन हुआ करते थे? डिजरेली। विरोधी दल के नेता जो है आपको कौन हुआ करते थे? डिजरेली। डिजरेली उस समय ब्रिटेन के भीतर विरोधी दल के नेता हुआ करते थे। जैसे वर्तमान में भारत के भीतर विरोधी दल के नेता जो है आपको कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे। उसी प्रकार से 1857 के विद्रोह के समय जो विरोधी दल के नेता ब्रिटेन के भीतर हुआ करते थे उनका क्या नाम था आपको? डिजरेली। और इस समय यानी 1857 के विद्रोह के समय अगर हम लोग देखें तो इस विद्रोह के समय जो है जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो उस समय ब्रिटिश सेना के सेनापति हुआ करते थे, उनका नाम था जॉर्ज एनिसन, सेनापति हुआ करते थे, उनका नाम था जॉर्ज एनिसन, या कहीं कहीं एचिसन भी लिखा रहता है, जॉर्ज एनिसन हुआ करते थे। लेकिन विद्रोह की शुरुआत के कुछ ही दिनों के बाद जॉर्ज एनिसन का मृत्यु हो गया और जॉर्ज एनिसन के मृत्यु होने के बाद जो अगले ब्रिटिश सेनापति बनकर आए थे उनका नाम था कैंपबेल, अगले ब्रिटिश सेनापति बनकर आए थे उनका क्या नाम था? कैंपबेल। तो 1857 के विद्रोह के समय जो ब्रिटिश सेनापति थे, देखिए ध्यान दीजिएगा, जब इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी तो उस समय ब्रिटिश सेनापति थे जॉर्ज एनिसन। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जॉर्ज एनिसन का निधन हो गया और जब जॉर्ज एनिसन का निधन हो गया तो अगला ब्रिटिश सेनापति बनकर आया था, उसका नाम था आपको कैंपबेल। यही आपको 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेनापति था। इसी वजह से जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि अधिकतर क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबाने का काम, अधिकतर क्षेत्र में 1857 के विद्रोह को दबाने का काम जिस विद्वान ने किया है उसका नाम है आपको कैंपबेल। जैसे कि लखनऊ के क्षेत्र में हो गया, कानपुर के क्षेत्र में हो गया, तो ये सब तमाम क्षेत्र में इस विद्रोह को जो है आपको कैंपबेल ने दबाया था। और कैंपबेल ने इस विद्रोह को इसलिए दबाया क्योंकि इस विद्रोह के समय ब्रिटिश सेनापति के मुख्य जो हुआ करते थे, जो मुखिया हुआ करते थे, वे कौन थे आपको? कैंपबेल। कौन थे? कैंपबेल थे। तो ये तमाम प्रकार की बातें हैं जो कि आपको निश्चित तौर पर जो है याद रखना चाहिए। और इसके बाद इस विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो इस विद्रोह को जो है एक ब्रिटेन का समाचार पत्र था, उसका नाम था लंदन टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया, लंदन टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई एक समाचार पत्र था जो इस विद्रोह को जो है बखूबी कवर किया था। समझ गए? बखूबी कवर किया था, यानी कहने का मतलब यह है कि दिन प्रतिदिन के हिसाब से जो है इस विद्रोह को कवर किया था। समझ गए? तो ये सब तमाम फैक्ट है जिस फैक्ट को हम लोगों को याद रखना है। समझ गए? तो यहाँ पर ये जो तमाम फैक्ट है इस फैक्ट को हम लोग याद कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है? तो 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या है? क्या है? रोटी और अच्छा, इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल के फूल को निर्धारित किसने किया था? किसने किया था? किसने किया था? अच्छा, नाना साहब के गुरु कौन थे? नाना साहब के गुरु। महिलाओं ने इसमें भाग ली थी? भाग ली थी। अच्छा, उस समय जब 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय भारत में ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश ताज का शासन था या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया
किसका शासन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन में विरोधी दल का नेता, ब्रिटेन में विरोधी दल का नेता, ब्रिटेन में विरोधी दल का नेता। जब विद्रोह की शुरुआत हुई थी उस समय ब्रिटिश सेनापति, उस समय ब्रिटिश सेनापति। लेकिन इनके निधन होने के बाद जो है ब्रिटिश सेनापति कौन बनकर आए थे? कैंपबेल, कैंपबेल। और देखिए ध्यान दीजिएगा, इस विद्रोह की अगर हम लोग बात करें, 1857 के विद्रोह की अगर हम लोग बात करें, तो इस विद्रोह का जो साजिश हुआ था, इस विद्रोह को लेकर जो साजिश रचा गया था, साजिश जो है भारत के भीतर भी रचा गया था और भारत के बाहर भी रचा गया था। भारत के भीतर भी इसका साजिश रचा गया था और भारत के बाहर भी इसका साजिश रचा गया था। भारत के भीतर जिन लोगों ने इस विद्रोह को लेकर साजिश रचा था, उसमें मुख्य तौर पर नाम आता है नाना साहब का, मुख्य तौर पर नाम आता है नाना साहब का, बेगम हजरत महल का, रानी लक्ष्मीबाई का, बहादुर शाह जफर का, बहादुर शाह जफर का। इन लोगों का नाम इस संदर्भ में आता है कि इन लोगों ने 1857 के विद्रोह, 1857 के विद्रोह को लेकर साजिश रचने का काम जो है भारत के भीतर किया था, भारत के भीतर किया था। भारत के भीतर 1857 के विद्रोह को लेकर साजिश रचने का काम जो है नाना साहब हो गए, बेगम हजरत महल हो गई, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, ये सभी लोगों ने जो है आपको साजिश रचने का काम किया था। वही अगर भारत के बाहर हम लोग देखें तो भारत के बाहर जिस व्यक्ति ने इस विद्रोह को करने का साजिश रचा था उसका नाम था अजीमुल्ला, उनका नाम था अजीमुल्ला। उनका क्या नाम था? अजीमुल्ला। और अगर हम लोग अजीमुल्ला की बात करें तो जो अजीमुल्ला था, अजीमुल्ला नाना साहब के सचिव थे, नाना साहब के सलाहकार थे, नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब की पेंशन की पैरवी के लिए वो लंदन गया हुआ था, नाना साहब के पेंशन की पैरवी के लिए लंदन गया हुआ था। और लंदन में जब ब्रिटिशों ने नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया तो लंदन में ही रहते हुए जो है अजीमुल्ला ने, लंदन में ही रहते हुए अजीमुल्ला ने जो है षड्यंत्र रचा था, लंदन में ही रहते हुए अजीमुल्ला ने षड्यंत्र रचा था। तो भारत के भीतर किसने षड्यंत्र इस विद्रोह को लेकर रचा, भारत के बाहर किसने षड्यंत्र इस विद्रोह को लेकर रचा? जानकारी के लिए हम आपको बता दिए हैं, लेकिन परीक्षा के लिहाज से ये सब महत्वपूर्ण है नहीं, समझिए, परीक्षा के लिहाज से ये बात महत्वपूर्ण है नहीं, बस जानकारी के लिए जो है आपको मालूम होना चाहिए था। अब आइएगा, हमने जो 4 भागों में बांटा है, स्वरूप और प्रकृति को देखेंगे, कारण को देखेंगे, प्रसार और नेतृत्वकर्ता को देखेंगे और असफलता के कारण को देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपके साथ चर्चा करते हैं स्वरूप और प्रकृति की, समझिए, स्वरूप और प्रकृति की चर्चा करेंगे, फिर जो है कारण की चर्चा करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए, जहां तक भारतीय विद्वानों की राय है, भारतीय विद्वानों की क्या राय है 1857 के विद्रोह को लेकर? 2 स्टेटमेंट, सबसे पहले वही 2 स्टेटमेंट हम आपको बताते हैं जो कई दफा, कई बार, कई परीक्षा में पूछा गया है। एक विद्वान है, उनका नाम है बीडी सावरकर, एक विद्वान है, उनका नाम है बीडी सावरकर, बीडी सावरकर। अगर हम लोग बीडी सावरकर की बात करें तो बीडी सावरकर का यह मानना है कि जो 1857 का विद्रोह है यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बीडी सावरकर का यह मानना है कि जो 1857 का विद्रोह है यह सुनियोजित ढंग से किया गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। बीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे, कई दफा, कई बार, कई परीक्षा में यह प्रश्न जो है आपको पूछ दिया गया है। इसके बाद एक भारतीय विद्वान हुआ करते थे आरसी मजूमदार, आरसी मजूमदार। अगर हम लोग आरसी मजूमदार की बात करें तो जो आरसी मजूमदार थे उनका मानना था कि यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है,
आरसी मजूमदार का मानना था कि यह ना तो प्रथम, ना राष्ट्रीय और ना स्वतंत्रता आंदोलन है, और ना स्वतंत्रता आंदोलन है, और ना स्वतंत्रता आंदोलन है। यह मानना था आपको आरसी मजूमदार का, आरसी मजूमदार का मानना था। देखिए, जब 1857 के विद्रोह के विषय में लिखा जाना था तो सबसे पहले आरसी मजूमदार को ही सरकारी इतिहासकार बनाया गया। लेकिन आरसी मजूमदार जो है एक तरफ झुक करके, यानी उनका एक विचारधारा की ओर झुकाव था, आरसी मजूमदार का एक विचारधारा की ओर झुकाव था। इसलिए बाद में जाकर 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार के पद से इन्हें हटा दिया गया और फिर 1857 के विद्रोह का सरकारी इतिहासकार बनाया गया एसएन सेन को। एसएन सेन को बनाया गया। एसएन सेन जो है 1857 के विद्रोह के सरकारी इतिहासकार बने। एसएन सेन 1857 के विद्रोह के जो है सरकारी इतिहासकार बने। और एसएन सेन की अगर बात की जाए तो एसएन सेन के द्वारा एक पुस्तक भी इसके ऊपर लिखी गई है, और एसएन सेन के द्वारा 1857 के विद्रोह के ऊपर जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है 1857। उसका क्या नाम है? 1857। 1857 यानी 1857 ही जो है उसका नाम है। उसका नाम क्या है आपको? 1857 है। और एसएन सेन का स्टेटमेंट इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि एसएन सेन इस विद्रोह के सरकारी इतिहासकार थे, इसलिए उनका स्टेटमेंट जो है आपको महत्वपूर्ण हो जाता है। एसएन सेन ने इस विद्रोह को लेकर क्या कहा है? तो एसएन सेन ने इस विद्रोह को लेकर यह कहा है कि जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ था, जो कुछ धर्म के लिए शुरू हुआ वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर जाकर खत्म हुआ। वह भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर जाकर खत्म हुआ। यानी इन्होंने यह कहा कि जो 1857 का विद्रोह है उसकी शुरुआत धर्म को लेकर हुआ था। उसकी शुरुआत जो है धर्म को लेकर हुआ था, धर्म को लेकर हुआ था। और बात भी सही है, 1857 के विद्रोह के जो तत्कालिक कारण है, आगे जब जाकर के आप पढ़ेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण यह है कि चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। कारतूस के ऊपर मोटी खोल थी, उस मोटी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी, और यह अंग्रेजों का षड्यंत्र था, अंग्रेजों का साजिश था। अंग्रेज भारत के लोगों के धर्म को नष्ट करना चाहता था, इसी वजह से उस कारतूस के ऊपर मोटी खोल लगाया। उस मोटी खोल में जो है गाय और सुअर की चर्बी जानबूझकर मिलाया, और जांच हुआ है, इसका बशर्ते जांच हुआ है और यह पाया गया है कि यह सत्य है। समझ गए? यह सत्य है कि गाय और सुअर की चर्बी जो है मिली हुई थी। तो अंग्रेजों की यह मंशा थी कि भारत के लोगों के धर्म को नष्ट कर दे, और अगर भारत के लोगों के धर्म को नष्ट कर देंगे तो भारत के लोग निश्चित तौर पर ईसाई धर्म को कबूल कर लेंगे। भारत के लोग निश्चित तौर पर ईसाई धर्म को कबूल कर लेंगे, ईसाई धर्म को कबूल करेंगे। क्योंकि अंग्रेजों का लक्ष्य बाद में, जब अंग्रेज भारत आया था तो उसका लक्ष्य था भारत में व्यापार करना, फिर बाद में अंग्रेजों का लक्ष्य हो गया भारत में शासन प्रशासन करना, और फिर बाद में अंग्रेजों का लक्ष्य हो गया भारत का ईसाईकरण करना, भारत का ईसाईकरण करना। जैसे जैसे अंग्रेज भारत में अपना समय गुजारता गया उसका लक्ष्य भी अलग अलग परिवर्तित होते गए। जैसे कि आप करते हैं, जैसे 11-12 का बच्चा जो है सबसे पहले वो अपना लक्ष्य बनाएगा IIT, समझ गए? IIT, लेकिन धीरे धीरे AIEEE पे आ जाएगा और धीरे धीरे ITI पे आ जाएगा। समझ गए? तो बात ये हो जाता है। तो उसी प्रकार से, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं था। अंग्रेज अपने लक्ष्य को हमेशा आगे बढ़ाता गया। एक लक्ष्य को अचीव किया, दूसरे लक्ष्य को अचीव किया, तीसरा, अपना लक्ष्य जो है धीरे धीरे अंग्रेज आगे बढ़ाता गया। तो अंग्रेजों का लक्ष्य यह था कि भारत का ईसाईकरण करना है, और भारत का ईसाईकरण करने हेतु ही अंग्रेजों ने ऐसा जानबूझ करके किया। समझ गए? ये प्रमाणित हो चुका है, ये बात जो है आपको प्रमाणित हो चुका है। तो इसलिए एसएन सेन ने यह लिखा
कि इस विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ था। अंग्रेज भारत के लोगों के धर्म को नष्ट करना चाहता था, इसी को लेकर इस विद्रोह की शुरुआत हुई। भले ही धर्म को लेकर इस विद्रोह की शुरुआत हुई हो, लेकिन 1857 के विद्रोह के राजनेता जब आपस में एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से वार्ता किए, एक दूसरे से बात किए, तो उन्हें पता चला कि हम सभी के दुख का कारण एकमात्र अंग्रेज है। हम सभी के दुख का कारण एकमात्र अंग्रेज है। अंग्रेज ही हम लोगों को दुख दे रहा है। नाना साहब को पता चला कि अंग्रेज ही हमारा पेंशन रोक दिया है। कुंवर सिंह को पता चला अंग्रेज ही हमारी जमींदारी ले ली है। रानी लक्ष्मीबाई को पता चला अंग्रेज ही हमारा झांसी का क्षेत्र ले लिया है। बेगम हजरत महल को पता चला अंग्रेज ही हमारा अवध का क्षेत्र, लखनऊ का क्षेत्र ले लिया है। तो ये सब राजनेता जब मिले ना, तो सभी आपस में वार्तालाप किए, तो पता चला हम सभी के दुख का कारण सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज है। हम सभी के दुख का कारण कौन है? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज है। तो इन सभी ने यह तय किया कि इस अंग्रेज को ही भारत से बाहर कर देना है, इस अंग्रेज को ही भारत से बाहर कर देना है। और अगर 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता आंदोलन का स्वरूप किसी ने प्रदान किया है, किसी राजनेता ने प्रदान किया है, तो उस राजनेता का नाम है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह। देखिए 1857 के विद्रोह के राजनेताओं में वीर कुंवर सिंह ही अपने क्षेत्र पर पूर्णतः कब्जा कर लिया। और वीर कुंवर सिंह जब अपने क्षेत्र पर पूर्णतः कब्जा कर लिया, वहां पर अपना शासन प्रशासन करने लगा, तो वीर कुंवर सिंह बिहार से निकलकर उत्तर प्रदेश गए और उत्तर प्रदेश के 1857 के विद्रोह के नेताओं से मिले और नेताओं से मिलकर इसको एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करने का काम बिहार के राजनेता जो है आपको वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने किया था। तो इसे स्वतंत्रता आंदोलन का रूप अगर किसी ने दिया है तो उसका नाम है आपको वीर कुंवर सिंह। तो एसएन सेन ने इस विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर सबसे बेहतर विचार दिया है, सबसे बेहतर विचार दिया है, सबसे संतुलित विचार दिया है कि इस विद्रोह की शुरुआत धर्म को लेकर हुआ था, लेकिन इसका अंत जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के तौर पर हुआ है। इसके बाद पंडित नेहरू है, पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की हम लोग बात करें तो जो पंडित नेहरू है, पंडित नेहरू का मानना था कि यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था, क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। यह राष्ट्रीय विद्रोह नहीं था क्योंकि इस समय तक भारत में राष्ट्रवाद का विकास नहीं हुआ था। फिर एक विद्वान है रामविलास शर्मा, उनका मानना है कि यह एक प्रकार की जनक्रांति थी, यह एक प्रकार की जनक्रांति थी। ये तो भारतीय विद्वान है, भारतीय विद्वानों की अपनी अलग अलग राय है। तो मूल तौर पर जो है ये जो तीन विद्वान है, ऐसे तो नोट में 5-6 भारतीय विद्वान का मत दिया हुआ है, लेकिन मूल तौर पर जो ये तीन विद्वान है, इन तीन विद्वानों के मत को निश्चित तौर पर याद रखना है कि इन तीन विद्वानों ने 1857 के विद्रोह को लेकर क्या विचार प्रकट किया है। इन तीनों विद्वानों के अनुसार किस प्रकार का स्वरूप या प्रकृति 1857 के विद्रोह का रहा है, इसको आप याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आप अंग्रेजों की बात करें तो अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कमतर करके आंका, कमतर करके दिखाया। जैसे कि जॉन सीले हुआ करते थे, जॉन मार्लेसन हुआ करते थे, ट्रेबिलियन हुआ करते थे। इन सभी अंग्रेज विद्वानों की माने तो इन सभी अंग्रेज विद्वानों के अनुसार जो है यह एक प्रकार का सिपाही विद्रोह था। यह क्या था? एक प्रकार का सिपाही विद्रोह, यह एक प्रकार का सिपाही विद्रोह था। फिर इसके बाद जो है एक अंग्रेज विद्वान था डिजरेली, जो कि ब्रिटेन के भीतर जो है आपको विरोधी दल का नेता भी था। डिजरेली का मानना था कि 1857 का विद्रोह जो है एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था। 1857 का विद्रोह क्या था? एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह। 1857 का विद्रोह एक प्रकार का राष्ट्रीय विद्रोह था, ऐसा आपको डिजरेली का मानना था। फिर आपको एक अंग्रेज विद्वान है, उसका नाम है टी.आर. होम्स। टी.आर. होम्स, टी.आर. होम्स की हम लोग बात करें तो टी.आर. होम्स का मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है, यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है, बर्बरता के बीच का युद्ध है। टी.आर. होम्स यहां पर सभ्यता शब्द का प्रयोग जो है इंग्लैंड के लिए कर रहा था, ब्रिटेन के लिए कर रहा था, ब्रिटेन वासी के लिए कर रहा था, और बर्बरता शब्द का प्रयोग भारत के लोगों के लिए कर रहा था, भारत के लिए कर रहा था। यानी टी.आर. होम्स का अपना मानना यह था कि जो है ब्रिटिश लोग सभ्य है, वे भारतीयों को सभ्य बनाने आया है, लेकिन भारत के लोग बर्बर हैं, उनको कुछ भी अता पता है नहीं,
वो सभ्य बनना ही नहीं चाहते हैं, हम उसको सभ्य बना रहे हैं, लेकिन वो सभ्य बनना ही नहीं चाहता है, इसलिए जो है वे लोग विद्रोह कर रहे हैं, इसलिए वे लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो टी.आर. होम्स की अगर हम लोग माने तो टी.आर. होम्स का यह मानना था कि यह सभ्यता एवं बर्बरता के बीच का युद्ध है। फिर आपको एक विद्वान है, उनका नाम है आपको L.E.R. रीज, L.E.R. रीज, L.E.R. रीज, L.E.R. रीज की हम माने तो इनका मानना था कि यह ईसाइयों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, यह ईसाइयों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, यह ईसाइयों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, ऐसा जो है आपको L.E.R. रीज का मानना था। इसके बाद एक विद्वान हुए, उनका नाम था विलियम टेलर, समझ गया, विलियम टेलर। उनका मानना था कि यह विद्रोह जो है हिंदू और मुसलमानों का अंग्रेजों के खिलाफ एक युद्ध है, या अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है, अंग्रेजों के खिलाफ एक षड्यंत्र है। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति को लेकर अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, लेकिन आखिरकार हम इसे क्या मानेंगे? हम सिपाही विद्रोह मानेंगे, हम क्रांति मानेंगे, हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन मानेंगे, या कुछ और मानेंगे? समझ गए? तो इसमें जो है आप जब नोट पलटेंगे तो नोट में जो है आप आ जाएंगे पेज नंबर 118 पर, पेज नंबर 118 पर, पेज नंबर 118 पर आ जाएंगे। पेज नंबर 118 में आप देखेंगे टोटल 14 विद्वान का मत दिया हुआ है, 14 विद्वान का मत दिया हुआ है, लेकिन उसमें आप टिक करेंगे 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 9, 10, 11, बस हो गया, 9, 10, 11। आए? नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिला? हाँ, तो नहीं मिला तो हम क्या करें? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, बस हो गया। तो टोटल स्टेटमेंट 14 दिए हैं, जिसमें याद रखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को याद रखना है, 5 को याद आपको नहीं रखना है। ठीक है, आइए 1 मिनट में इसको याद कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, आइए तो याद करते हैं। कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। L.E.R. कट्टरपंथियों द्वारा ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है। L.E.R. सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष है, सभ्यता एवं बर्बरता के बीच संघर्ष। T.R. भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कुछ धर्म के रूप में शुरू हुआ, स्वतंत्रता संघर्ष के रूप में समाप्त हुआ। डॉक्टर एस.एन. तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम ना तो पहला ही, ना राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम। आर.सी. यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। बेंजामिन डिसरेली, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है, यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र है। जेम्स ऑट्रम और डब्लू, जेम्स ऑट्रम और डब्लू, जेम्स ऑट्रम और डब्लू, बर्बरता और सभ्यता के विरुद्ध युद्ध, बर्बरता और सभ्यता के विरुद्ध युद्ध, बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध। आगे 1857 केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। पी रॉबर्टसन, पी रॉबर्टसन। 1857 केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तत्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। किसने कहा? पी रॉबर्टसन। बस इतना विद्वान
के विचार को जो है आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। परीक्षा में पूछेगा तो यही 7-8 को पूछेगा, इतना आप याद रख लीजिएगा। ऐसे 14 विद्वान का जो है आपको विचार दिया हुआ है, ठीक है। नोट जो है एप्लीकेशन पर रात में ही अपलोड करवा दिए थे और टेलीग्राम चैनल पर भी हम रात में ही दे दिए थे। टेलीग्राम चैनल पर भी हम रात में ही दे दिए थे, 12 पता नहीं कितना बजे दिए, 11-12 बजे दिए, आज अब भी दिए, ठीक है। चलिए, तो अब आइएगा यहां पर। तो 1857 के विद्रोह के स्वरूप या प्रकृति, आपने देखा कि 1857 के विद्रोह को लेकर किस विद्वान ने क्या कहा, क्या नहीं कहा। अब जो है हम लोग 1857 के विद्रोह के कारण को देखेंगे। 1857 के विद्रोह के कारण को देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे। देखिए, जब आप कारण की बात करेंगे तो यहां पर जो है एक सामाजिक कारण, सामाजिक कारण, दूसरा आपको धार्मिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सैन्य कारण। सैन्य कारण 1857 के विद्रोह के कारण में सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण और सैन्य कारण। देखिए, ये जो कारण है, ये कारण कोई महत्वपूर्ण है नहीं। इसमें महत्वपूर्ण सिर्फ और सिर्फ अगर है तो वह है आपको तत्कालिक कारण, तत्कालिक कारण। लेकिन चर्चा हम लोग सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक हर कारणों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो सामाजिक कारण, सामाजिक कारण कौन कौन से थे? देखिए, ध्यान दीजिएगा। क्या हो रहा है जी? क्या हो रहा है उधर? क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे ताला मार दीजिए, ये लोग को प्यासे लगता है। ताला मार दीजिए, रहेगा क्लासरूम से बाहर। ताला मारिए उसमें। चलिए आइएगा, सामाजिक कारण। देखिए, जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज में कई प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी। भारतीय समाज में जो कई प्रकार की कुरीतियां फैली हुई थी, उन कुरीतियों को दूर करने का प्रयास अंग्रेजों ने किया, जो कि एक सकारात्मक कदम था। लेकिन भारत के लोग, भारत के वे लोग जो रूढ़िवादी थे, जो पुराने विचार के थे, भारत के वे लोग जो रूढ़िवादी थे, जो पुराने विचार के थे, उन लोगों का मानना था कि नहीं, अंग्रेज हमारे धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है। वे लोग अंग्रेजों से रुष्ट हुए और फिर यही विद्रोह का कारण बना। जैसे समाज में सती प्रथा का प्रचलन था, सती प्रथा को समाप्त करने का प्रयास लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया, और लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया ही नहीं बल्कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसको समाप्त कर दिया। फिर दास प्रथा, फिर नरबली प्रथा, शिशुवध प्रथा, शिशुवध पर प्रतिबंध सर जॉन शोर ने लगाया, दास प्रथा पर लॉर्ड एलनबरो ने लगाया, नरबली प्रथा पर लॉर्ड हार्डिंग ने लगाया, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने लगाया। तो भारतीय समाज में प्रचलित जो ये तमाम प्रथाएं थी, भारतीय समाज में प्रचलित जो ये तमाम प्रथाएं थी, इन तमाम प्रथाओं के ऊपर प्रतिबंध जो
गवर्नर जनरल और वायसराय के द्वारा लगाए गए, इसने भारत के लोगों को विद्रोह करने को आतुर किया, भारत के लोगों को विद्रोह करने को आतुर किया। यही आपको सामाजिक कारण के अंतर्गत आता है। इसके बाद अगर आप धार्मिक कारण पर आएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि एक एक्ट पारित हुआ था 1813 में। 1813 का चार्टर एक्ट हम लोग कहते हैं। और जो 1813 का चार्टर एक्ट है, 1813 के चार्टर एक्ट में यह बात कहा गया कि ईसाई मिशनरी को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी जाती है। ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म प्रचारक को कहा जाता था, ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म प्रचारक को कहा जाता था। और जो ईसाई मिशनरी थे, ईसाई मिशनरी को भारत में भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई, भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट दी गई। तत्पश्चात ईसाई मिशनरी हर जगह जाकर या जगह जगह जाकर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगा। इसके बाद भारत में यह कानून था कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान ईसाई धर्म को कबूल कर लेता है तो उनके पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, उनसे उनके पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार छीन लिया जाएगा, उनके पैतृक संपत्ति में उनका कोई अधिकार नहीं रहेगा, कोई अधिकार नहीं रहेगा। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण है। भारत के भीतर यह कानून प्रचलित था कि अगर कोई भारत के रहने वाले हिंदू या मुसलमान ईसाई धर्म को कबूल कर लेता है तो उनके पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार नहीं रह जाएगा। जिस कारण भारत के लोग ईसाई धर्म को कबूल नहीं कर रहे थे, जिस कारण भारत के लोग ईसाई धर्म को कबूल नहीं कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने यह सोचा क्यों ना एक नया कानून लाए जिसके तहत यह प्रावधान कर दे कि अगर कोई भारतीय हिंदू या मुसलमान ईसाई धर्म को कबूल करता भी है फिर भी उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा, फिर भी उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। इसी को लेकर 1850 ईस्वी में एक धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850 में पारित किया गया, या इसी को लेक्स लॉकी कानून भी कहा जाता है, लेक्स लॉकी कानून भी कहा जाता है। 1850 में जो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित किया गया उसी को लेक्स लॉकी कानून भी कहा जाता है। और इस कानून में यह प्रावधान किया गया कि अब 1850 के बाद अगर कोई भारतीय हिंदू या मुसलमान ईसाई धर्म को कबूल करता है तब पर भी उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा, उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। तो अब भारत के लोगों को लगने लगा कि धर्म परिवर्तन करने के बाद भी पैतृक संपत्ति में अधिकार बना रहा है, तो क्या दिक्कत है, ईसाई धर्म को कबूल कर लेते हैं। तो भारत के लोगों ने ईसाई धर्म को कबूल करना शुरू कर दिया, जिस वजह से हिंदू धर्मगुरु, इस्लाम धर्म के धर्मगुरु रुष्ट हो गए अंग्रेजों से, और उन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की बात करना शुरू कर दिया, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने की बात करना शुरू कर दिया। और तब फिर जाकर के 1857 का जो है आपको विद्रोह हुआ। इसके बाद आगे राजनीतिक कारण है। देखिए, राजनीतिक कारण की अगर हम लोग बात करें तो जो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने हैं, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक की नीतियां, रॉबर्ट क्लाइव से लेकर लॉर्ड कैनिंग तक की नीतियां 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण बने हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन को लागू किया, जिसने बंगाल में बड़े बड़े अकाल को जन्म दिया, जिस वजह से बंगाल की जनता काफी त्रस्त हो गई, काफी परेशान हो गई। और तब फिर जाकर बंगाल की जनता ने 1857 के विद्रोह की शुरुआत की। 1857 के विद्रोह की शुरुआत ऐसे तो 10 मई 1857 से उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुई है,
लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को तैयार बंगाल ने किया था। 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार बंगाल ने किया था, और बंगाल के सिपाही थे, उनका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे जो कि 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे बैरकपुर, लेकिन वे मूलतः रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के बलिया के। जो मंगल पांडे थे वे बैरकपुर के अंतर्गत 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे, ये बात सत्य है, लेकिन वे रहने वाले थे उत्तर प्रदेश के बलिया के। तो इस 1857 के विद्रोह का जो पृष्ठभूमि है, अगर आप पृष्ठभूमि को देखेंगे तो वह पृष्ठभूमि तैयार हुआ है, वह पृष्ठभूमि तैयार हुआ है आपको कहां? तो पृष्ठभूमि तैयार हुआ है आपको बंगाल में। लेकिन बंगाल इस विद्रोह से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है। बंगाल 1857 के विद्रोह से जो है बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं रहा है। लेकिन बंगाल के गवर्नर जनरल ने जो नीति अपनाई, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन लागू किया, वारेन हेस्टिंग्स ने घेरे की नीति अपनाई, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई। ये जो तमाम नीतियां थी, इन तमाम नीतियों की अगर हम लोग बात करें तो इन तमाम नीतियों के तहत भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया गया। जैसे घेरी की नीति के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत लॉर्ड हेस्टिंग्स ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेजली ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया, हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया। राजा महाराजाओं से, भारत के राजा महाराजाओं से क्षेत्र छीन लिया, उनका अपना क्षेत्र छीन लिया, तो स्वाभाविक सी बात है भारत के राजा महाराजा अंग्रेजों से तो खुश होंगे नहीं। तो भारत के जितने भी राजा महाराजाओं से, भारत के जितने भी राजा महाराजाओं से उनका क्षेत्र छीना गया था, वे राजा महाराजा आपस में अंग्रेजों को लेकर बात करने लगे थे, अंग्रेजों को लेकर बात करने लगे थे कि अंग्रेजों के खिलाफ हमको कदम उठाना है। और कई देशी रियासतों ने, कहा जाता है कि टोटल 28 देशी रियासत, टोटल 28, 2 पर 8 28 देशी रियासतों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, जिसमें 21 देशी रियासत अंग्रेज का साथ दिया था, वही मात्र 7 देशी रियासत भारतीय सैनिकों का साथ दिया था, भारतीय सैनिकों का साथ दिया था। तो डलहौजी की हड़प नीति हो, वेलेजली की सहायक संधि हो, रॉबर्ट क्लाइव की द्वैत शासन प्रणाली हो, इन सभी नीतियों ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों के प्रति असंतुष्ट की भावना को पैदा किया, और तब फिर जाकर 1857 का विद्रोह हुआ। यह राजनीतिक कारण हो गया। इसके बाद आर्थिक कारण की अगर हम लोग बात करें तो अंग्रेजों ने जो अस्थाई बंदोबस्त, रैयतबारी बंदोबस्त, महालबारी बंदोबस्त, ये जो तमाम बंदोबस्त अंग्रेजों ने लागू किए थे, इन तमाम बंदोबस्तों ने कहीं ना कहीं भारत के किसानों का आर्थिक तौर पर शोषण किया, भारत के किसानों का आर्थिक तौर पर शोषण किया, और भारत के किसान हतोत्साहित हुए, और वे लोग भी एक होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाए, और तब जाकर के 1857 का विद्रोह हुआ। इसके बाद अगला सैन्य कारण है। सैन्य कारण के अंतर्गत एक संचित कारण आता है और एक तत्कालिक कारण आता है। संचित कारण की अगर हम लोग बात करें तो आपको 1857 के विद्रोह के पहले जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा, 1857 के विद्रोह के पहले जब आप देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उस समय जो ब्रिटिशों की सेना थी, जो अंग्रेजों की सेना थी, जो ब्रिटिशों की सेना थी, जो अंग्रेजों की सेना थी, अंग्रेजों की सेना में 5 भारतीय सैनिक हुआ करता था और 1 ब्रिटिश सैनिक हुआ करते थे। भारतीय और ब्रिटिशों का अनुपात हुआ करता था 5:1।
यानी 5 भारतीय सैनिक पर 1 ब्रिटिश सैनिक। लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों को ना तो ज्यादा वेतन दिया जाता था, ना वैसी सुविधा दी जाती थी, ना इज्जत दी जाती थी। भारतीय सैनिकों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, ना तो उच्च पद दिए जाते थे। यह सब बात भारतीय सैनिकों को अखरने लगा था। हम लोगों की संख्या ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोगों को ना उचित सम्मान मिल रहा है, ना उचित वेतन मिल रहा है, ना उचित पद मिल रहा है। और अंग्रेज जो भारतीय सैनिकों को पदोन्नति देता था, जो प्रमोशन देता था, वो धर्म के आधार पर प्रमोशन देता था। धर्म के आधार पर जो उच्च जाति के भारतीय सैनिक हुआ करते थे उनको प्रमोशन मिल जाता था, जो निम्न जाति के हुआ करते थे उनको प्रमोशन नहीं मिलता था। तो इससे अंग्रेजों ने भारत के लोगों के बीच जातिवाद का जहर घोल दिया। भारत के लोगों के बीच जातिवाद का जहर घोल दिया। तो ये सब बात भी भारतीय सैनिक सोचने लगे। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये संचित कारण के अंतर्गत आता है या सिंचित कारण के अंतर्गत आता है। वही अगर हम लोग तत्कालिक कारण की बात करें तो तत्कालिक कारण यह है, चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। देखिए, ब्रिटिश सेना में ब्राउन बेस नामक राइफल हुआ करता था। ब्राउन बेस नामक राइफल हुआ करता था। इस ब्राउन बेस नामक राइफल को हटा दिया गया। ब्राउन बेस नामक राइफल के स्थान पर एक नया राइफल शामिल किया गया जिसका नाम है एनफील्ड राइफल। क्या नाम है? एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल, एनफील्ड राइफल। और एनफील्ड राइफल शामिल किया गया था दिसंबर 1856। दिसंबर 1856 में ब्राउन बेस राइफल को हटाकर एनफील्ड राइफल शामिल किया गया दिसंबर 1856। और एनफील्ड राइफल चलाने का जो प्रशिक्षण दिया जाता था, जो ट्रेनिंग दिया जाता था, अंबाला, दमदम और सियालकोट। सियालकोट पाकिस्तान के पेशावर में पड़ता है, दमदम बंगाल में पड़ता है और अंबाला पंजाब में पड़ता है। तो एनफील्ड राइफल चलाने का जो प्रशिक्षण है वह इन्हीं शहरों में जो है आपको दिया जाता था। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि एनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरना होता था, उस कारतूस को पहले मुंह से खोलना होता था और तब जाकर के जो है आपको उस कारतूस को एनफील्ड राइफल में फिल किया जाता था या भरा जाता था। तो जो कारतूस था, उस कारतूस के ऊपर एक मोटी परत थी और उस मोटी परत में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई थी। उस मोटी परत में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई गई थी। बाद में जब जांच हुआ तो पता चला कि गाय और सुअर की चर्बी सच में मिली हुई थी। गाय और सुअर की चर्बी जो है सच में मिली हुई थी। और एनफील्ड राइफल में भरे जाने वाले कारतूस के ऊपरी खोल में गाय और सुअर की चर्बी मिली हुई थी। इसकी भनक मंगल पांडे को लगी। मंगल पांडे बड़ी स्वाभिमानी व्यक्ति था। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि हम इस राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे। और जब मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल का प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया तो उन पर दबाव बनाया गया। और उसी दबाव के कारण, उसी प्रेशर के कारण मंगल पांडे ने अपने बड़े अधिकारी जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे के ऊपर जब एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने का दबाव बनाया गया तो उसी दबाव के कारण जो है मंगल पांडे ने 29 मार्च
1857 को 29 मार्च 1857 को अपने बड़े अधिकारी जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। जनरल ह्यूडसन और जनरल बाग की गोली मारकर हत्या कर दी। और जब मंगल पांडे ह्यूडसन और बाग की गोली मारकर हत्या कर दिया तो फिर मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, मंगल पांडे को पकड़ लिया गया। और मंगल पांडे को पकड़कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया। और जब मंगल पांडे को फांसी पर लटकाया गया तो भारत के अन्य सैनिकों के कानों में यह बात चली गई कि मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार किया तो उनको फांसी पर लटका दिया गया। अब मंगल पांडे जैसे और भी जो भारत के स्वाभिमानी सिपाही थे उन लोगों ने भी एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से इनकार कर दिया। जिस भी रेजिमेंट के सैनिकों ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से मना किया उन सभी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया और उन रेजिमेंट के सिपाहियों को जेल में बंद कर दिया गया। और जब रेजिमेंट को भंग कर उसके सिपाही को जेल में बंद कर दिया गया तो अब कुछ सिपाही ऐसे थे जो जेल के बाहर थे और कुछ सिपाही ऐसे थे जो जेल के भीतर थे। तो जेल के बाहर जो सिपाही थे उन्हें लगने लगा कि जो कल तक हमारे साथ काम करता था, अंग्रेजों के प्रति वफादार बना हुआ था, वो आज जेल के भीतर है। हो सकता है कहीं ना कहीं कल अंग्रेज हमें भी न जेल में बंद कर दे। यह डर उन सैनिकों को सताने लगा जो सैनिक अभी तक अंग्रेजों के प्रति वफादार बना हुआ था और अंग्रेजों के लिए काम कर रहा था। लेकिन उन सैनिकों का भी जमीर 10 मई 1857 आते आते जग गया। और जैसे ही भारत के सैनिकों का जमीर, भारत के वैसे सैनिक जो ब्रिटिशों के अधीन सेवारत थे, उनका जब जमीर जग गया तो उन सिपाहियों ने खुले तौर पर 10 मई 1857 से 10 मई 1857 से 1857 के विद्रोह का सूत्रपात मेरठ से किया। 1857 के विद्रोह का सूत्रपात मेरठ से किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर आप गौर करेंगे मंगल पांडे की, तो मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया है 8 अप्रैल 1857। यानी 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया है। 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले ही मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया है। तो आपसे पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले ही किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटका दिया गया था, तो उसका नाम हो जाएगा मंगल पांडे। और मंगल पांडे के विषय में आप सभी लोग जानते ही हैं, मंगल पांडे का संबंध 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से रहा है। बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से रहा है। लेकिन यह मूलतः रहने वाला कहां था? उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था। क्लियर है? तो ये तो आपको कारण हुए। अब कारण में कौन कौन सा बात याद रखना है? कारण में मूलतः जो है 10-15 फैक्ट हम आपको याद करवाते हैं, ठीक है? बाद में आप अपना नोट पढ़ लीजिएगा। 10-15 फैक्ट, क्वेश्चन हम ही बोलेंगे, आंसर हम ही बोलेंगे, सेकेंड राउंड में आप बोलिएगा, ठीक है? तो कारण में जो है 10-15 फैक्ट आपको याद करना है। जो 10-15 फैक्ट याद करना है उसको हम लोग याद करते हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट, अब तो आपके परीक्षा में ये पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाए।
चर्बी युक्त कारतूस वाले एनफील्ड राइफल का शामिल किया जाना। ठीक है, तो एक बार फिर से बताइएगा, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? आए आप लोग तो इस अवस्था में लगता है आप लोग को पहुंचाना पड़ेगा कहीं। ठीक है, बोलिए, मुंह से आवाज निकालिए। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या? अच्छा, एक बात बताइए, जो एनफील्ड राइफल है उसको शामिल कब किया गया? दिसंबर 1800। एनफील्ड राइफल को शामिल कब किया गया? दिसंबर 1856। अच्छा, एनफील्ड राइफल को किस राइफल के स्थान पर शामिल? किस राइफल के स्थान पर? किस राइफल के स्थान पर? अच्छा, एनफील्ड राइफल को चलाने का प्रशिक्षण कहां कहां दिया जाता है? अंबाला, दमदम और एनफील्ड राइफल को चलाने का ट्रेनिंग कहां कहां दिया जाता था? अंबाला, दमदम और सियालकोट। इसके बाद जो है, सर्वप्रथम किस भारतीय सिपाही ने एनफील्ड राइफल को प्रयोग में लाने से मना किया? मंगल पांडे मूलतः कहां का रहने वाला? उत्तर प्रदेश के बलिया का रहने वाला था। लेकिन इसका संबंध कौन नेटिव इन्फेंट्री से? बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री। मंगल पांडे का संबंध किस नेटिव इन्फेंट्री से? बैरकपुर के 34। मंगल पांडे ने अपने किस दो बड़े अधिकारी की हत्या कर दी? ह्यूडसन और मंगल पांडे ने अपने कौन से दो बड़े अधिकारी की हत्या कर दी? ह्यूडसन और मंगल पांडे ने ह्यूडसन और बाग की हत्या कब की? मंगल पांडे को फांसी पर कब लटकाया गया? 8 अप्रैल 1800। अच्छा, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब से हुई? कहां से हुई है? 1857 के विद्रोह के वैसे क्रांतिकारी जो 1857 के विद्रोह शुरू होने से पहले ही शहीद हो गए। 1857 के विद्रोह के शुरू होने से पहले शहीद कौन हुआ? कौन शहीद हुआ? मंगल पांडे शहीद हुआ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक कारण में इसमें जो है मूल तौर पर 3, 4, 5 बात याद रखिएगा आप। ठीक है, ज्यादा नहीं, 3, 4, 5 बात आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा। और जो 3, 4, 5 बात है जो कि आपको निश्चित तौर पर याद रखने चाहिए, वो कौन कौन सी है सुनिए। देखिए, आपको जो है, एगो है धार्मिक अयोग्यता कानून 1850 में पारित हुआ, जिसे लेक्स लॉकी कानून भी कहा जाता है। लेक्स लॉकी कानून भी कहा जाता है। तो यहां पर इस बात को याद रखना है कि धार्मिक अयोग्यता कानून पारित कब हुआ है? तो 1850। धार्मिक अयोग्यता कानून पारित कब हुआ है? धार्मिक अयोग्यता कानून पारित कब हुआ? 1800। धार्मिक अयोग्यता कानून पारित कब हुआ? 1800। अब इसमें है क्या? धार्मिक अयोग्यता कानून या लेक्स लॉकी कानून ने भारत के लोगों को यह अधिकार दिया कि वह अगर अपना धर्म परिवर्तन भी कर लेता है तब पर भी उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। तब पर भी उसके पैतृक संपत्ति में उसका अधिकार बना रहेगा। तो किस कानून ने भारत के लोगों को यह अधिकार दिया कि अगर वो धर्म परिवर्तन भी कर लेता है तो उनके पैतृक संपत्ति में उनका अधिकार बना रहे? क्या? लेक्स लॉकी कानून। क्लियर? इसके बाद देखिए, हम आपको बताए हैं तीसरा चैप्टर में गवर्नर जनरल जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हम आपको यह बात बताए थे कि जो है आपको 1824 में बैरकपुर
के सिपाहियों ने बर्मा जाने के प्रश्न पर विद्रोह कर दिया, क्योंकि उस समय समुद्र पार कर विदेश जाना पाप था। समुद्र पार कर विदेश जाना क्या था? पाप था। तो भारत के सैनिक समुद्र पार कर विदेश जाना नहीं चाहता था। तो भारत के सैनिक, भारतीय मूल के सैनिक, भारत के लोग जो ब्रिटिश सेना में शामिल होंगे वो विदेश जाएंगे, उनको विदेश जाना पड़ेगा। इसको लेकर एक अधिनियम 1856 में पारित किया गया था, जिसे 1856 का सैनिक अधिनियम कहा जाता है। 1856 का सैनिक अधिनियम। 1856 का सैनिक अधिनियम क्या कहता है? 1856 के सैनिक अधिनियम में यह प्रावधान किया गया और यह घोषणा किया गया कि वैसे भारतीय मूल के व्यक्ति जो ब्रिटिश सेना में शामिल होंगे उन्हें विदेश जाना पड़ेगा। अगर वो विदेश जाने को तैयार है तभी वो ब्रिटिश सेना में शामिल होंगे, और अगर वह विदेश जाने को तैयार नहीं है तो वह ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होंगे। तो 1856 के सैनिक अधिनियम के तहत 1856 के सैनिक अधिनियम के तहत पहले ही भारतीय मूल के लोगों को, भारतीय मूल के लोगों से यह कबूल करवा लिया गया कि आप अगर ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहते हैं, आप अगर ब्रिटिश सेना में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस बात को स्वीकार करना होगा कि आप युद्ध लड़ने के लिए विदेश जाएंगे। आप युद्ध लड़ने के लिए विदेश जाएंगे, तभी आप सेना में शामिल हो सकते हैं, नहीं तो आप सेना में शामिल। तो यहां पर दो बात। एक बात, सैनिक अधिनियम कब पारित हुआ है? तो 1856। सैनिक अधिनियम कब पारित हुआ? 1800। और दूसरी बात यह कि किस अधिनियम ने भारतीय मूल के सैनिकों को विदेश जाने को मजबूर किया? तो 1856 का सैनिक अधिनियम। 1856 का। दूसरी बात ये। तीसरी बात यह है कि आपको 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा किया था कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। यह कहीं ना कहीं भारत के मुगल बादशाह का अपमान था। लॉर्ड डलहौजी यह घोषणा किया था कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर लाल किला में नहीं रहेंगे, बल्कि लाल किला के बजाय कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर रहेंगे। यह घोषणा लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में किया था। तो यह कहीं ना कहीं भारत के बादशाह का अपमान था। और इसके बाद 1856 में केनिंग ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी बादशाह नहीं कहलाएगा, बल्कि वो राजा या शहजादा कहलाएगा। राजा या शहजादा कहलाएगा। तो मतलब बादशाह के पद के अंत करने की घोषणा केनिंग ने 1856 में ही कर दी थी। यह भी बादशाह का अपने आप में एक अपमान था। यह भी बादशाह का अपने आप में एक अपमान था। और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कई बार अपमानित किया। फिर डलहौजी ने यह भी किया। बहादुर शाह जफर ने अपने बड़े पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन लॉर्ड डलहौजी तथा अंग्रेज उसको बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। मतलब बार बार बहादुर शाह जफर का अपमान किया जा रहा था। बार बार, अनेकों बार बहादुर शाह जफर का अपमान किया गया। और फिर बहादुर शाह जफर भी अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल हो गए, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ बहादुर शाह जफर कर नहीं पाए। बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। एक तो उम्र बहुत ज्यादा था, दूसरी उनके पास ना सैन्य शक्ति रही, ना आर्थिक शक्ति रही, कुछ भी था ही नहीं उनके पास। कुछ भी नहीं था उनके पास। काफी कमजोर हो चुका था, हर रूप से कमजोर हो चुका था। सैन्य रूप से कमजोर था, आर्थिक रूप से कमजोर था, मानसिक रूप से कमजोर था, शारीरिक रूप से कमजोर था।
हर रूप से बहादुर शाह जफर कमजोर हो चुका था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी सैन्य रूप, आर्थिक रूप से बहादुर शाह जफर मजबूत रहते तो 1857 के विद्रोह का परिणाम जो आज आपको देखने को मिलता है, वैसा परिणाम आपको देखने को नहीं मिलता, कुछ और देखने को मिलता। तो ये 3-4 बात जो है आपको याद रखना है। एक बार आते हैं, याद करते हैं। किस भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय ने यह घोषणा किया कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का उत्तराधिकारी बादशाह नहीं बल्कि राजा या शहजादा कहलाए? किसने? किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया कि, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषणा किया कि बहादुर शाह जफर के बाद बादशाह लाल किला नहीं बल्कि कुतुब मीनार जैसे छोटे स्थान पर आए? सैनिक अधिनियम कब पारित हुआ? 1800। सैनिक अधिनियम कब पारित हुआ? 1856 में पारित हुआ। और इसके बाद आगे बताएंगे आप हमको कि धार्मिक योग्यता अधिनियम या लेक्स लॉकी कानून कब पारित हुआ? 1800। बस कारणों में जो है यही 8, 10, 12, 15 जो भी बात हम आपको बताए हैं, कारणों में इन बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद कारण आप अपना पढ़ लीजिएगा, इसके अलावा कारण जो है आप अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, अब कारण के बाद जो हम लोगों को देखना है, स्वरूप प्रकृति को देख लिए हैं, कारण देख लिए हैं, अब प्रसार और नेतृत्वकर्ता, प्रसार और नेतृत्वकर्ता को हम लोगों को देखना है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है, प्रसार और नेतृत्वकर्ता। देखिए, 1857 के विद्रोह को अगर हम लोग देखें तो जो 1857 का विद्रोह है, इससे भारत का जो भाग प्रभावित रहा था वो ये एरिया था। ये एरिया मुख्य तौर पर जो है आपको प्रभावित था, ये एरिया मुख्य तौर पर प्रभावित था। यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं भारत का मध्य भाग, भारत का मध्य भाग और पूर्वी भाग, भारत का मध्य भाग और पूर्वी भाग, मध्य भाग और पूर्वी भाग, थोड़ा बहुत इससे महाराष्ट्र भी प्रभावित रहा है, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र भी प्रभावित रहा है, राजस्थान भी थोड़ा बहुत प्रभावित रहा है। राजस्थान का पूर्वी इलाका, कोटा का इलाका प्रभावित रहा है, कोटा का इलाका प्रभावित रहा है। कोटा से जयदयाल सिंह, हरदयाल सिंह नामक 2 भाइयों ने नेतृत्व किया था। फिर हिमाचल प्रदेश भी थोड़ा बहुत प्रभावित रहा है, राजा प्रताप सिंह ने नेतृत्व किया था। फिर जो है आपको असम भी प्रभावित रहा है, मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया था, मनीराम दत्त ने नेतृत्व किया था। लेकिन वहीं अगर आप भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे, यानी दक्षिण भारत, दक्षिण भारत इस विद्रोह से एकदम अछूता रहा था। दक्षिण भारत जो है इस विद्रोह से एकदम अछूता रहा था, पूर्णतः अछूता रहा था। दक्षिण भारत में इस विद्रोह का कोई नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर 2 बात आपको याद रखना है। एक बात यह कि 1857 के विद्रोह से भारत के कौन से भाग अप्रभावित रहे थे या अछूता रहा था, और एक दूसरी बात यह कि 1857 के विद्रोह से भारत के कौन से भाग सबसे ज्यादा प्रभावित रहे थे। ये दोनों बात। तो 1857 के विद्रोह से भारत का जो भाग सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था उसका नाम था मध्य भारत और पूर्वी भारत। मध्य भारत और पूर्वी भारत, मध्य भारत और जो अप्रभावित रहा था, जो अप्रभावित रहा था, जो अप्रभावित रहा था दक्षिण। अब अगर हम राज्यों की बात करें, राज्यों की बात करें तो 1857 के विद्रोह में
जो राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित रहा था वह उत्तर प्रदेश। कौन था? उत्तर प्रदेश। सबसे प्रमुख केंद्र तो उत्तर प्रदेश बना था, सबसे प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश बना था। और उत्तर प्रदेश को अगर आप देखेंगे, ऐसे तो उत्तर प्रदेश भी पूर्णतः प्रभावित नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश का अधिकतर भाग 1857 के विद्रोह से प्रभावित था। बनारस से लेकर, लखनऊ से लेकर, कानपुर से लेकर, झांसी से लेकर इलाहाबाद, लगभग तमाम महत्वपूर्ण क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रभावित रहे थे। और उत्तर प्रदेश इस विद्रोह का सबसे प्रमुख केंद्र बना था। इसलिए इस विद्रोह के दौरान, 1857 के विद्रोह के दौरान, भारतीय वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने, भारतीय वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय, ब्रिटिशों का आपातकालीन मुख्यालय इलाहाबाद को बनाया। लॉर्ड कैनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय किसे बनाया? इलाहाबाद को बनाया। इलाहाबाद को बनाया और इलाहाबाद को अपनी आपातकालीन मुख्यालय बनाकर यहीं से चारों क्षेत्रों में, इलाहाबाद से ही चारों क्षेत्रों में अपना ध्यान गराए रखा। और लॉर्ड कैनिंग की आप माने तो लॉर्ड कैनिंग ने एक स्टेटमेंट दिया है, और उनका स्टेटमेंट यह था कि अगर इस विद्रोह में भारत के देशी रियासत के राजे महाराजे अंग्रेजों का साथ नहीं देता, तो यह विद्रोह हवा का एक ऐसा तेज झोंका था जो अंग्रेजों को गंगा नदी से उठाकर सीधे टेम्स नदी पर फेंक देता। गंगा नदी से उठाकर सीधे टेम्स नदी पर फेंक देता। लॉर्ड कैनिंग ने यह स्टेटमेंट दिया है। और लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के वायसराय थे, भारत के गवर्नर जनरल थे। तो लॉर्ड कैनिंग के इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है? लॉर्ड कैनिंग के इस स्टेटमेंट से यह पता चलता है कि इस विद्रोह ने काफी विकराल रूप धारण किया था। काफी जोर शोर से यह विद्रोह हुआ लेकिन इस विद्रोह का सबसे बड़ा जो कारण था, इस विद्रोह का सबसे बड़ा कारण यही था कि जो है आपको विद्रोही सैनिकों के बीच भी आपसी एकता नहीं थी। जहां एक तरफ कुछ सैनिक विद्रोह कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ कुछ भारतीय सैनिक विद्रोह को दबाने में भाग ले रहे थे। जहां एक तरफ कुछ देशी रियासत के राजे महाराजे ब्रिटिशों का साथ दे रहा था, तो वही कुछ देशी रियासत के राजे महाराजे विद्रोही सैनिकों का साथ दे रहा था। टोटल जो है 28 देशी रियासत ने विद्रोह में भाग लिया था, कहा जाता है। 21 गो अंग्रेज का साथ दिया था और 7 गो भारतीयों का साथ दिया था। और जिन देशी रियासत के राजा महाराजाओं ने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे ज्यादा साथ दिया है, हैदराबाद का निजाम, ग्वालियर का सिंधिया। हैदराबाद का निजाम और ग्वालियर का सिंधिया। और इन दोनों में भी अगर किसी ने सबसे ज्यादा साथ दिया तो उसका नाम है ग्वालियर का सिंधिया। ग्वालियर का सिंधिया। इन लोगों ने काफी ज्यादा मदद किया। अब इस विद्रोह की अगर हम लोग बात करें तो आप इस बात से अवगत हैं कि 1857 के विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 को हुई। विद्रोही सिपाही 11 मई को दिल्ली पहुंचे।
और दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत 12 मई 1857 से हुआ। दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुआ 12 मई 1857। 12 मई 1857। कुछ बुक 11 मई 1857 लिखता है, कुछ बुक 12 मई 1857 लिखता है। 12 मई 1857 होगा, 12 मई 1857 होगा। तो अब प्रसार और नेतृत्वकर्ता को हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक दो बात। 1857 के विद्रोह के दौरान केनिंग ने आपातकालीन मुख्यालय किसे बनाया? आपातकालीन मुख्यालय किसे बनाया? 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ जिस देशी रियासत के राजे महाराजाओं ने सबसे ज्यादा दिया, उसका क्या नाम? ग्वालियर का और हैदराबाद का। ग्वालियर का सिंधिया और हैदराबाद का। इन दोनों में भी सबसे ज्यादा साथ किसने दिया? सबसे ज्यादा साथ किसने दिया? किसने दिया? और जानते हैं विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ नेपाल के राजा ने भी दिया था, जंग बहादुर थापा। नेपाल के राजा का नाम था जंग बहादुर थापा, उन्होंने भी साथ दिया था। समझ गए? मतलब विदेशी हस्तक्षेप भी इस विद्रोह में देखने को मिलता है। नेपाल का हस्तक्षेप देखने को मिलता है, नेपाल का हस्तक्षेप, समझिए नेपाल का हस्तक्षेप। तो 1857 के विद्रोह में, विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ भारत के किस पड़ोसी देश ने दिया? भारत के किस पड़ोसी देश ने दिया? किसने दिया था? नेपाल ने। और नेपाल के किस सेनापति ने भाग लिया था? जंग बहादुर थापा। जंग बहादुर और विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से हुई और ये विद्रोही 11 मई को दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली से विद्रोह की शुरुआत कब से हुई माने? 12 मई 1800। तो देखिए अब इतना बात स्पष्ट हो गया। अब जो है हम लोग देखेंगे दिल्ली, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, अवध, झांसी, बिहार, फैजाबाद, अयोध्या, बनारस, इलाहाबाद, किस क्षेत्र से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया और किस क्षेत्र में विद्रोह कितना दिन तक चला, किसने दबाया, इन चीजों को जो है आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगले क्लास में देखेंगे, क्योंकि अब टाइम समाप्त होने वाला है। और दूसरी बात यह है कि होमवर्क भी पूछना है। ठीक है, होमवर्क भी पूछना है। चलिए अब इससे आगे अगले क्लास में। ठीक है, और देखिए एगो बात बता देते हैं, आप जब क्लास करने आते हैं तो क्लास करने से पहले एक बार नोट पढ़ के आइए और क्लास करने के बाद एक बार जाकर के नोट पढ़िए। ठीक है, क्लास करने के पहले एक बार नोट पढ़ के आइए और क्लास करने के बाद एक बार नोट पढ़िए। चलिए इससे आगे अगले क्लास में खत्म हो जाएगा ये। ठीक है, फिर क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। क्या सब होमवर्क था? इसमें था तीसरा नंबर ना, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति प्रारंभिक पुनर्परीक्षा 15/4/2018 का हल प्रश्न पत्र 54 से 77। 54 से 77, पेज नंबर 54 से 77। चलिए चश्मा वाली उठिए। हाँ उठिए। मध्य प्रदेश का नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? कागज के लिए। बैठ जाइए। ए लड़की उठिए। कौन सी विश्व निकाय 1920 ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन। चलिए लड़की है, उधर उठिए, खड़ा होइए। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित कब हुआ? क्या बोल रहे हैं? अब तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मत कुछ बोलिए। खड़ा होइए जी। विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है?
IMF, IBRD। आप नहीं बोले हैं, इधर खड़ा हो जाए। ₹100 के नोट पर क्या छपा हुआ है पीछे में? रानी का बाव। आप थोड़े बोले हैं। 2000 रुपया के नोट पर मंगलयान, 500 के नोट पर लाल किला, 200 के नोट पर सांची स्तूप। सांची याद रखिएगा, पूछा जाता है, आगे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए उधर है लड़का, खड़ा हो जाइए। हाँ आगे वाले बैठिए। परिदर्शी यानी पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पेरिस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है? चलिए खड़ा रहिए। ए लड़का, ए ब्लैक टी शर्ट, खड़ा हो जाइए। बोला है? अच्छा बैठ जाइए। तो प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिकांग कभी नहीं पाई जाती है? सेल भित्ति, सेल वॉल। चलिए उधर खड़ा हो जाइए। रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है संयोजकता से। चलिए खड़ा हो जाइए। गमछी। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया का नियंत्रित करती है। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है न्यूक्लियस। क्या? न्यूक्लियस, केंद्रक। खड़ा रहिए। चलिए उधर टोपी वाले खड़ा हो जाइए। हाँ जोर से बोलिएगा। विभवांतर मापा जाता है वोल्ट। बैठ जाइए। उधर पिलर के पास खड़ा हो जाइए हो। हाँ जोर से जवाब दीजिएगा। गतिज ऊर्जा का समीकरण बताइए। हाफ mv²। हाफ mv, इसका वैल्यू नहीं हुआ। पेस मेकर किससे संबंधित है? हृदय गति। आप बोल कहां रहे हैं? कुछ बोले हैं? अच्छा ठीक। चलिए उधर खड़ी हो जाइए हो। खड़ी होइए, उधर खड़ी होइए ना जी। कोई खड़ी हो जाइए ना। हाँ खाने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट? सोडियम बाइकार्बोनेट। अच्छा इसका सूत्र बोलिए तो। NaHCO3। आप थोड़े बोले हैं? बोले हैं? बैठ जाइए। अब सम्मिलित रूप से बोलिए तो। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण की उम्र 65 वर्ष। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम। भारतीय संविधान के अनुसार संघ का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति ना। पंचायती राज लागू कब किया गया? 1900। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी रूप में कौन करता है? निर्वाचन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 200। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है? म्यांमार ना। जो राजनहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है? उत्तर प्रदेश ना। ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में करता है? बुध ना। चलिए इससे आगे सुनिए होमवर्क। पेज नंबर 81।
पेज नंबर 81, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है? जीरोप्थेल्मिया। बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल प्रश्न पत्र, परीक्षा तिथि 22/7/2018, स्मृति पर आधारित। ठीक है, हाँ ई सेट पूरा 100 क्वेश्चन पूरा, 50 को काहे देंगे? आपके कहने से 50 को देंगे। हाँ, आपके कहने से 50 को थोड़े देंगे, जो भी है उससे क्या मतलब है। हाँ ठीक है, इसमें 15 से 20 को तो मैथ रीजनिंग है, मेंस का क्वेश्चन है। 15 से 20 को मैथ रीजनिंग है, करेंट ना है मेंस में। हाँ मेंस का है, तो 80 को क्वेश्चन तो आपको करना है। एक दिन में 80 को क्वेश्चन याद नहीं कीजिएगा तो क्या कीजिएगा। पेज नंबर 81, पेज नंबर 81। अभी तक ही सबको ऑनलाइन वाला को बुकों ने पता है। सर बुक कौन है दिखाइए। अच्छा चलिए, ये वाला बुक है जो क्वेश्चन बैंक निकाले हैं, वो वाला बुक है। ठीक है, पेज नंबर 81। इसमें पेज नंबर 81 में जाइएगा, उसमें 1 से लेकर 100 तक। पेज नंबर 81 से पेज नंबर 108 तक लीजिए। आगे इसमें क्या था जी? क्या था? गुप्त एवं गुप्तोत्तर। अगला होमवर्क सुनिए, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला, चैप्टर नंबर 12। इसमें अगला होमवर्क है चैप्टर नंबर 12। पेज नंबर 54 से 87 दे चुके हैं, सुन भी चुके हैं, अभी वही सुन रहे थे। बुक कैसे मिलेगा? बुक मार्केट में मिलेगा। नहीं मिला था तो उससे आगे बढ़ जाइए। अब इसमें अगला होमवर्क है चैप्टर नंबर 12, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। चलिए उधर है लड़की, खड़ा हो जाइए, उधर खड़ा होइए। अरे नहीं उधर। हाँ, कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? स्कंदगुप्त। क्या बोल रहे हैं आप? स्कंदगुप्त। क्वेश्चन पहले बढ़िया से आप सुने हैं? क्वेश्चन बढ़िया से सुनिए आप। चीनी यात्री संगयुन ने भारत की यात्रा कब की? 500। ठीक है, बैठ जाइए, उधर खड़ा होइए। तोड़मान किस जातीय दल का था? तोड़मान किस जातीय दल का था? हून था। खड़ा रहिए। चलिए इधर खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए इधर, आपके पीछे। प्राचीन भारत में सिंचाई कर को क्या कहते थे? विदक भावम, विदक भागम, विदक भागम। चलिए उधर चश्मा वाली खड़ा हो जाइए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य एरन से। बैठ जाइए, उसके पीछे वाली खड़ा हो जाइए। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल। बैठ जाइए, उसके पीछे वाली खड़ा हो जाइए। लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। उसके पीछे वाली खड़ा हो जाइए। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। उसके पीछे वाली खड़ा हो जाइए। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? जहांगीर का। उसके पीछे वाली खड़ा हो जाइए।
उसके पीछे भी है, नहीं ना, एगो है और। धर्म शास्त्रों में भूराजस्व की दर 1/, बोले हैं आप, बैठ जाइए, उसके पीछे वाली खड़ा हो जाइए। तो प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि। खड़ा रहिए। अगला होमवर्क आगे बढ़ा दिए ना? हाँ, आगे क्वेश्चन सेट नंबर 20। सेट नंबर 20 जो हुआ था वो दीजिए। सेट नंबर 20 दीजिए। नहीं लेके आए, कोई बात नहीं, मेरे पास है। मोबाइल में सब चीज है जी। पहले से नहीं निकाल के दे रही थी। खड़ा हो जाइए आप ही, खड़ा होइए। हाँ तो खड़ा रहिए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। हाँ, नर्मदा तथा सोन नदियां कैसा प्रतिरूप बनाती है? खड़ा हो जाइए। ये सब कौन चीज के लिए देते हैं? आरती उतारने के लिए देते हैं। है फटा मंगाइए तो। संविधान सभा के 15 महिलाओं का नाम बोलिए। खड़ा हो जाइए। है जी, दीजिए। चलिए आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए आप लोग। हाँ, इसमें पीटेंगे। लीजिए, लीजिए, काहे न करके आए। लीजिए, लीजिए न जल्दी, मार देंगे हम, कहीं मार देंगे। लीजिए, लीजिए। लीजिए ना जी। बताइए, द्विक लवण को क्या कहा जाता है? हाँ? मोहर लवण। हाँ ठीक है, आगे बताइए। परमाणु नाभिक की खोज किसने की है? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल किसे माना जाता है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियां कैसा अपवाह प्रतिरूप बनाती है? वृक्षाकार। वृक्षाकार। खड़ा हो जाइए। अकासिया, नागफनी किस प्रकार के वनस्पति के उदाहरण है? मरुस्थलीय। खड़ा हो जाइए। नीम, खजूर, बबूल किस प्रकार के वनस्पति के उदाहरण है? बोलिए। शुष्क कटीली वनस्पति। खड़ा हो जाइए, बैठिए तो आप। खड़ा हो जाइए।
भारत के विभाजन पर किसने यह कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान नहीं आए थे इसलिए जोर से मारे हैं। काहे न आए? काहे ना आए? बैठिए, आए, खड़ा हो जाइए। भारतीय मंडल की स्थापना कब हुई है? काहे ना आए थे? काहे? कहां चेचक हो गया है? एक अस्पा दो अस्पा का प्रचलन किसने किया? है क्या? कौन करेगा? टेस्ट बंद कर देते हैं, ठीक है? आप करते ही नहीं तो टेस्ट बंद कर, ये वाला टेस्ट बंद कर देते हैं, सैटरडे वाला, ठीक है? नहीं है तो क्या करेंगे? जैन धर्म के किस तीर्थकर के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है? आए, बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। जम्मू कश्मीर की जीवन रेखा किस प्रोजेक्ट को कहा जाता है? प्रोजेक्ट बीकन। प्रोजेक्ट बीकन, खड़ा हो जाइए। पांचवी पंचवर्षीय योजना का समय अवधि? एकदम नहीं पढ़ते हैं, खड़ा हो जाइए। नाबार्ड की स्थापना कब हुई है? उन्नीस सौ 82, खड़ा हो जाइए। मोबाइल कोड की अवधारणा किसने दिया? अबुल कलाम आजाद ने। अबुल कलाम आजाद ने, खड़ा हो जाइए। प्लांक नियतांक का सूत्र बताइए। ऊर्जा अपॉन आवृत्ति। ऊर्जा अपॉन आवृत्ति, खड़ा हो जाइए। कौन सा प्रोटीन रक्त को जमने नहीं देता है? विटामिन ई प्रोटीन पूछे हैं हम। कैल्शियम, हेपेरिन ना जी, हेपेरिन, हेपेरिन, खड़ा हो जाइए। सूर्य ग्रहण तब होता है जब क्या? चंद्रमा किसके बीच आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच। बैठ जाइए। ए लड़की, खड़ी हो जाइए, खड़ी होइए। हॉर्न सिल्वर का सूत्र बताइए। AgNOH, AgNO3 हॉर्न सिल्वर का सूत्र है। ये तो लूनर कास्टिक का सूत्र है। हॉर्न सिल्वर का सूत्र है AgCl। रूबी सिल्वर का सूत्र है Ag2S। लीजिए, लीजिए।
खड़ा हो जाइए। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितना है? 20,000 Hz से ज्यादा। चलिए खड़ा हो जाइए। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? शांत रहिए। मैत्री दिवस, झंडा दिवस। चलिए कुछ नहीं बता पाए। पढ़िए पढ़िए, खड़ा हो जाइए आप। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य कब तक का रखा गया? 2027। अच्छा, ECGC का फुल फॉर्म बोलिए। हटिए, हाथ हटाइए। पढ़िए घर पे बैठ के, तो नानी याद हम दिला देंगे। चलिए, कुल मिलाकर के जो है आप लोग सैटरडे के टेस्ट को सीरियसली लेते नहीं, इसलिए सैटरडे का टेस्ट बंद। चलिए धन्यवाद। इस